दोस्तों, बहुत बार हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हमें सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के चश्मे से नहीं बल्कि पूरे देश के सिक्योरिटी नजरिए से देखने की जरूरत होती है। जैसे कि अभी का ही मामला ले लीजिए, वोट चोरी का। कांग्रेस का एलिगेशन है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक से वोटिंग नहीं कराई एंड बीजेपी ने धांधली करके जीत हासिल करी। अब ये सुनने में नॉर्मल सी पॉलिटिकल लड़ाई लगती है, लेकिन इस तरह के मामले सीरियस तब हो जाते हैं जब ओपोजिशन के साथ में कुछ बड़े एनजीओस, इन्फ्लुएंसर्स एंड इंटरनेशनल मीडिया भी साथ में जुड़ने लगे एंड फिर एक ही लाइन चारों तरफ गूंजने लगती है, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। अब जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, ये सही है या गलत, इसका फैसला तो तभी हो पाएगा जब राहुल गांधी इस चीज को रिटर्न में देंगे एंड ये मामला पूरा कोर्ट में जाएगा। अब वो इस चीज को रिटर्न में देंगे या सिर्फ सोशल मीडिया पर ही शोर मचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ में रियल क्वेश्चन ये आता है, क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या हमारे आसपास के देशों में भी इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है? और अगर हुआ है तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकला है? क्योंकि हमें ये बात याद रखनी है कि जो चीज हमारी फेवरेट पार्टी के फेवर में हो रही है, जरूरी नहीं है वो हमारे देश के फेवर में भी हो। अब हम थोड़ा इंटरनेशनल सिचुएशन पे नजर डालते हैं। आप सभी को पता है कि अभी के टाइम में इंडिया यूएस रिलेशन बिल्कुल स्मूथ नहीं जा रहा है। हम उनकी बात बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं, हम चाइना के साथ में अपने रिलेशन और अच्छे कर रहे हैं, हम उनको अपने एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस भी नहीं दे रहे हैं। अब जो यूएसए हमसे करने के लिए कह रहा है, हम उसके बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारे नेशन के हमारे लोगों के फेवर में है। अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यूएस को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आप हिस्ट्री के थोड़े से पन्ने पलटोगे तो आपको नजर आएगा कि वो कंट्री जो कि डेमोक्रेसी थी, अगर उसने यूएसए की बात नहीं मानी है तो उसमें रेजिम ही चेंज कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो कंट्रीज का एग्जांपल देना चाहूंगा, रशिया एंड चाइना। दोनों ही कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है एंड दोनों ही कंट्रीज के रिलेशन यूएस के साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन वहां पर यूएसए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो रिजीम चेंज कराने का मतलब भी कुछ नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर हम दो और कंट्रीज का एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, पहला पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से। अब से पहले पाकिस्तान में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे एंड उनकी बातों से समझ में आता था कि वो यूएसए फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है, उल्टा वो रशिया के साथ में अपने रिलेशन और बेहतर करना चाह रहे थे, जो कि अगेन यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और फिर अचानक से क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का एक अधिकारी सामने आता है और वो खुद से एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने 70,000 वोटों की हेराफेरी करी है। इसके बाद जनता सड़कों पर आ जाती है। पहले तो देखने में बहुत ही नॉर्मल सा प्रोटेस्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में चेंज हो जाता है। ऊपर से इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को हवा देने लगता है एंड फिर से इन लोगों की वही लाइन आ जाती है, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट एंड हैशटैग्स ट्रेंड होने लगते हैं। एंड रिजल्ट क्या होता है, इमरान खान को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और वहां पर एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो कि प्रो यूएसए होती है। और आज के हाल आप देख ही रहे हो, पाकिस्तान वही करता है जो यूएसए उसे करने के लिए कहता है, मतलब जो यूएसए ने चाहा वही हुआ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बांग्लादेश का। अब से पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, जिनके इंडिया से काफी अच्छे रिलेशन थे एंड उन्होंने अपने देश को यूएसए के इन्फ्लुएंस में कभी नहीं आने दिया। लेकिन अगेन यूएसए को ये बात कहां फिर से पसंद आनी थी, वहां भी अचानक स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए एक गवर्नमेंट जॉब में कोटा को लेकर। पहले तो ये प्रोटेस्ट बहुत नॉर्मल सा लगा, लेकिन जैसे ही वहां की गवर्नमेंट ने इसका रिएक्शन देना शुरू किया, ये प्रोटेस्ट एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में बदल गया एंड फिर से इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर करना स्टार्ट कर दिया एंड फिर से वही घिसी पिटी लाइन, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। उसके बाद तो यूएसए खुलकर इस मुद्दे में कूद पड़ा और बांग्लादेश को बोला कि बांग्लादेश में फिर से इलेक्शन होने चाहिए, वो भी फेयर तरीके से। मतलब उनका कहना था कि बांग्लादेश में जो अभी की सरकार है वो फेयर तरीके से इलेक्ट होकर नहीं आई है। एंड उसके कुछ दिन बाद हमें क्या देखने को मिलता है, शेख हसीना को अपना देश खुद छोड़कर भागना पड़ता है एंड उसके बाद में वहां पर कौन आगे बैठ जाता है, एक ऐसा लीडर जो कि प्रो यूएसए है, मतलब वो वही करेगा जो यूएसए उसे करने के लिए कहेगा। मतलब अगेन वही हुआ जो यूएसए ने चाहा। मतलब यहाँ पर आप एक पैटर्न नोटिस कर सकते हो कि सबसे पहले तो वहां के करंट गवर्नमेंट पे एक छोटा सा एलिगेशन लगाना है, उसके बाद वहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट करने हैं एंड धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में बदल जाएंगे एंड उसके बाद सीधे रिजीम चेंज। मतलब वहां पर एक ऐसा लीडर आके बैठ जाएगा जो यूएसए की सारी बात मानेगा। अब सेम चीज हमें इंडिया के साथ देखने को मिल रही है। हम यूएसए की बात बिल्कुल नहीं मान रहे, हम रशिया से तेल खरीदना बिल्कुल बंद नहीं कर रहे और इसी बीच क्या होता है, सरकार पर वोट चोरी का इल्जाम लगना शुरू हो जाता है, ओपोजिशन सड़क पर आ जाता है, इन्फ्लुएंसर इसको हवा देने लगते हैं और इंटरनेशनल मीडिया फिर से बीच में कूद पड़ता है और फिर वही डायलॉग, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। एंड सबसे बड़ी बात, अभी जो गवर्नमेंट पावर में है वो बाकी पार्टीज की सपोर्ट से है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट गिराना या रिजीम चेंज करना और ज्यादा इजी हो जाता है। अब बात ये आती है कि इतने सारे पैटर्न देखने के साथ में क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है जो इंडिया के साथ में हो रहा है? मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप पैटर्न को नोटिस करो, पहले किसी मुद्दे पर जनता को बांटो, फिर प्रोटेस्ट को हवा दो, इंटरनेशनल मीडिया को एक्टिव करो, डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट का नैरेटिव फैलाओ और फिर सरकार ही बदल दो। उसके बाद ऐसी सरकार लेके आओ जो सिर्फ तुम्हारी लाइन पे चले। एंड लास्ट में मुझे यही कहना है कि बहुत बार हमें पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के देश के लिए सोचना चाहिए। हम किसे वोट करते हैं, हम किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये सेकेंडरी है, सबसे पहले देश आता है। अगर सरकार हमारी वोटिंग से बदलती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सरकार किसी दूसरी कंट्री के इन्फ्लुएंस में आके बदलती है तो ये दिक्कत वाली बात है। इसीलिए किसी भी प्रोटेस्ट में कूदने से पहले सोचो क्या ये सच में देश के हित में है या फिर किसी और कंट्री का एजेंडा। बाकी आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।